हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बैलेंसिंग को कैसे इंप्रूव करना चाहिए हमें। जब भी हमारे बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का होता है या डाउन सिंड्रोम का होता है या ऑटिज्म या वर्चुअल ऑटिज्म या एडीएचडी, तो हम बैलेंसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो आज हम साइंटिफिक वे में समझेंगे, हम आज एविडेंस के साथ समझेंगे कि बैलेंसिंग को कैसे इंप्रूव किया जाता है। क्योंकि बैलेंसिंग इंप्रूव ऐसा नहीं होता कि आपने किसी हाइट पे खड़ा कर दिया तो बैलेंसिंग इंप्रूव हो जाएगी, या कुछ डिसबैलेंस सरफेस पे खड़ा कर दिया तो बैलेंसिंग इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, बैलेंसिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल टर्म को समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि हमें एक्टिविटी तो दिख रही होती है, तो हम गलती ये करते हैं कि जब एक एक्टिविटी करा देते हैं बच्चे को, तो बच्चा क्या करता है, उसी एक्टिविटी में फिक्स हो जाता है। बच्चा डिफरेंट तरीके की एक्टिविटी में इंगेज नहीं होता, वो वही एक्टिविटी करेगा और उसी एक्टिविटी में बैलेंसिंग करेगा जिस पे हमने उसको ट्रेनिंग दी है। तो हमें ऐसा क्या करें कि सब जहाँ भी हम बच्चों को कुछ भी करा रहे हो, जैसे भी करा रहे हो, बच्चा हर हर कंडीशन में अपने बैलेंसिंग को अच्छे से करे या उसका बैलेंसिंग अच्छा हो। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के कंडीशन के बच्चे होते हैं, और एक ऑटिज्म के कंडीशन के बच्चे होते हैं, ठीक है। जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, जैसे जिसका एमआर होते हैं या जिसमें अंडरस्टैंडिंग का कमी होती है या कॉग्निटिव एबिलिटी जिनकी डाउन हो जाती है। तो हम ये कोशिश करते पहले हम अपने बच्चे को समझे कि मेरा बच्चा किस कंडीशन का है। अगर मेरा बच्चा अगर हाथ पैर अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है तो सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, ऑटिज्म का बच्चा है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है। हम बात करते जब बैलेंसिंग के बारे में ना, तो हम बात करते हैं मोटर कंट्रोल के बारे में, कि बच्चा अपने मोटर कंट्रोल को कितना अच्छे से समझ रहा है। यानी कि बच्चा कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसको कितने कंट्रोल के साथ कर पा रहा है। अगर उसके कंट्रोल नहीं है, समझ सकते हैं आप, अगर उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है अपने मोटर्स पे, अगर कोई भी काम करते वक्त अगर कंट्रोल नहीं कर रहा, तो हम समझते हैं कि बच्चा अपने बैलेंसिंग को भी कहीं ना कहीं वो दिक्कत में ले आएगा, यानी बैलेंसिंग भी उसकी अच्छी नहीं होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी बनने वाली है, थोड़ा डिटेल में देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आ पाए कि बैलेंसिंग को कैसे इंप्रूव करता है, अदरवाइज चीज़ें छूट जाएगी। तो पूरी वीडियो को समझिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज़ें कवर हो पाए। देखिए, जब भी हमारा बच्चा अगर हाथ पैर अच्छे से यूज नहीं करता, तो हम एक माइलस्टोन को समझते हैं कि मेरा बच्चा किस एज का है। पहली बात, माइलस्टोन का मतलब होता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी कि बच्चे का जो ग्रोइंग स्टेज चल रहा है वो किस एज के अकॉर्डिंग चल रहा है। बच्चे का जो माइलस्टोन होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके मेंटल एंड फिजिकल लेवल के ऊपर, मेंटल एंड फिजिकल लेवल के ऊपर। जब भी हम अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं तो फिजिकली तो करते ही करते हैं, साथ के साथ हम ब्रेन लेवल पे भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि मेंटली हम अपने आप को काम रखते हैं, मेंटली साइकोलॉजिकली, या हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, या कॉग्निशन लगाकर या अंडरस्टैंडिंग का यूज करके उसको मोटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओनली फिजिकल से कंट्रोल नहीं करते हैं अपने बॉडी को, जो भी हम कंट्रोल करते हैं फिजिकली ना होकर हम अंडरस्टैंडिंग का भी यूज कर रहे होते हैं। तो हम क्यों ना हम ऐसा काम करें कि बच्चे का मेंटल लेवल भी अच्छा हो और फिजिकल लेवल भी अच्छा हो। तो माइलस्टोन समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे का जो 5 ईयर का एक एज चल रहा है, यानी कि 4 ईयर का एज चल रहा है, या 3 ईयर का एज चल रहा है, या 2 ईयर का एज चल रहा है, उसमें आपके बच्चों को मेंटली कितना इंप्रूव करने की जरूरत है, फिजिकल लेवल पे कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। आप इन दोनों चीज़ों को सिनारियो को जब समझेंगे, तब आपको समझ में आ पाएगा कि आपको कैसे काम करना चाहिए। तो स्टेप क्या है, जब भी हम बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं तो हम ये पहले नोटिस कर लेते हैं कि हमें बच्चे को किस अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग सिखाना है। 4 ईयर के अकॉर्डिंग सिखाना है, 3 ईयर के अकॉर्डिंग सिखाना है, 2 ईयर के अकॉर्डिंग सिखाना है, 5 ईयर के अकॉर्डिंग सिखाना है। फिर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, मेरा बच्चा तो इस एज का है और मुझे इस एज के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो आपको कैसे स्टेप लेने पड़ते हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आपके बच्चे का बॉडी अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा टाइटनेस नहीं है बच्चे में, फिर से सुनिएगा, टाइटनेस एंड सेकेंडरी चीज जो हाइपोटोनिया की बात करते हैं, हाइपोटोनिया, और ये होता है हाइपरटोनिया। एक दो कंडीशन होती है जब हमारा बच्चे का हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, या तो बच्चा हाइपरटोनिया होगा या हाइपोटोनिया होगा। ऑटिज्म का बच्चा इस दोनों कैटेगरी में नहीं रहता, या डाउन सिंड्रोम और सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे इन दोनों कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं, या हाइपरटोनिया हो जाता है या हाइपोटोनिया हो जाता है। तो हमारे बच्चे में क्या करना चाहिए हमें, अगर हाइपरटोनिया है तो पहले उसको टाइटनेस पे काम करना है, अगर हाइपोटोनिया है तो यानी कि स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, ताकत के ऊपर काम करना है, स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करना है। स्ट्रेंथनिंग जब करते हैं और हाइपोटोनिया यानी टाइटनेस का रिड्यूस करते हैं, तब जाके हम बैलेंसिंग के ऊपर आएंगे, अदरवाइज बैलेंसिंग को इम्प्रूव अभी नहीं करेंगे। तो हमें कोशिश ही करना है कि हम
पहले टाइटनेस हटाए या पहले हम स्ट्रेंथनिंग लेके आए। जब ये दो चीज़ें हमारी आ रही होगी या दोनों चीज़ें हमारे में बच्चे में रिजल्ट दे रहा होगा, तब हम बैलेंसिंग के ऊपर आते हैं। तो बैलेंसिंग को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे हम कोशिश ही करते हैं, देखिए एक होता है हमारा बेस ऑफ सपोर्ट, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन दोनों को हम समझते हुए चलेंगे तो अच्छे से समझ में आ पाएगा। बेस ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप खड़े होते हैं, ठीक है, जितना आप पैरों को दूर करके जाएंगे आपका बेस ऑफ सपोर्ट उतना ज़्यादा होता है। जितना आप पैरों को पास करेंगे उतना बेस ऑफ सपोर्ट आपका कम होता है, यानी कि बेस ऑफ सपोर्ट आपका कम होगा। जितना आप पैरों को अपने पास रखेंगे आपका बेस ऑफ सपोर्ट उतना ही कम होगा। जितना आप पैरों को दूर लेके जाएंगे बेस ऑफ सपोर्ट आपका उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। जितना ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट होता है उतना ज़्यादा बैलेंसिंग आपकी अच्छी होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा होता है आपकी बैलेंसिंग उतनी अच्छी होती है। बेस ऑफ सपोर्ट का मतलब और मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ आपको कि बेस ऑफ सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, अगर आप इस पर खड़े हो, ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा सरफेस बड़ा होगा आपका उतना ज़्यादा आपकी बैलेंसिंग अच्छी होगी। मान लीजिए कि मैंने आपको इतने सरफेस पे बोला खड़े होने के लिए, तो आप डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको उतना मैनेज करना, अपनी पूरी बॉडी को मैनेज करना पड़ रहा है। आपकी बॉडी इधर उधर स्विंग करने लग जाएगी, बॉडी इधर उधर मूवमेंट करने लग जाएगी। आपका बॉडी शेक करेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस है वो भी बिगड़ेगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है, अब आपको समझना ही है कि बेस ऑफ सपोर्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश ही करनी है कि बेस ऑफ सपोर्ट आपको जितना कम पे आप अपने कंट्रोल कर पाएंगे उतना आपकी बैलेंसिंग अच्छी होगी। बेस ऑफ सपोर्ट जितना कम रख के आप कंट्रोल करेंगे उतना आपकी बैलेंसिंग अच्छी होगी, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब आप कोशिश कीजिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझने के लिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जब हमारी बॉडी, एक हमारी बॉडी है ना, और हमारी बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी कि जो हमारा सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी जिस पे असर डाल रही होती है वो हमारा नेवल होता है, यानी कि S1 S2 के ऊपर हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ज़्यादा डाल रहा होता है। और या नेवल पे, नेवल की तरफ समझ लीजिए कि हमारे बीचों बीच एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो कि हमारी बॉडी को सिमेट्री वे में बैलेंस करता है। जैसे कि हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो हमारी ग्रेविटी का जो असर है हमारी बॉडी के ऊपर वो बीचों बीच पड़ रहा होता है, हमारी बॉडी के सिमेट्री यानी कि हाफ पोजीशन के बीचों बीच पड़ रहा होता है। आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा मैं टेक्निकल टर्म ज़्यादा यूज करने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर कहीं लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको और ईजी कर दूंगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया कि जहाँ भी हमारे पूरी बॉडी के ऊपर किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर कोई ग्रेविटी ज़्यादा असर डाल रही है तो यानी कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ये करता है, जहाँ ज़्यादा मास होता है ग्रेविटी का असर उस तरफ ज़्यादा चला जाता है। इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ मैं। मान लीजिए आपने बैग कैरी किया, ठीक है, एक बैग लिया, बैग का मतलब जो थैला होता है या जो कैरी बैग होता है, जो जो हम स्कूल लेके जाते हैं, जो हम बैग कैरी करते हैं। तो मान लीजिए बैग लिया आपने और बहुत ज़्यादा वजन कैरी कर लिया, इसमें वेट डाल लिया आपने। तो अगर बहुत ज़्यादा वेट डालेंगे और एक साइड अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं तो सारा जो ग्रेविटी का जो असर है वो एक तरफ चला जाएगा। अब आप ये समझिए कि अगर मैं ज़्यादा वेट करके अगर बैलेंस कर रहा हूँ तो मैं उतना ही अच्छे से बैलेंसिंग कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा वेट लेके बैलेंस कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं अच्छे से बैलेंसिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी स्विंग होने लग जाएगी। जैसे ही मैं वेट कैरी करूँगा और जहाँ ज़्यादा वेट जा रहा होगा उसी तरफ मेरी बॉडी चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। और फिर अपने बॉडी को मैनेज करने के लिए मैं इधर करूँगा, क्योंकि बॉडी इधर शिफ्ट हो रही है, वेट तो इधर है और अपनी बॉडी को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यानी कि मेरी बैलेंसिंग को मैं अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का वेट कैसा है। जितना ज़्यादा वेट होता है ना बॉडी में उतना हमारी ग्रेविटी हमारी बॉडी को सिमेट्रिकल ना करके एसिमेट्रिकल कर देती है। तो होता क्या है कि देखा होगा जब जो जो ज़्यादा मोटे लोग हो जाते हैं वो थोड़ा सा हिल हिल के चलते रहते हैं, पैर एक इधर करेंगे, एक इधर करेंगे, एक इधर करेंगे, एक इधर करेंगे। तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो इधर उधर जाने लग जाता है, एक जगह पे फिक्स नहीं होता। जितने पतले लोग रहते हैं और जितने ज़्यादा फिट लोग रहते हैं उनका ग्रेविटी ऑफ जो भी है ग्रेविटी उनके बॉडी के ऊपर प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में डल रहा होता है। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये था बेस ऑफ सपोर्ट। इन दोनों के साथ जब आप चलते हैं तो आपका बैलेंसिंग इंप्रूव हो रहा होता है। इन दोनों के साथ जब आप चलते हैं तो आपका बैलेंसिंग आपका इंप्रूव हो रहा होता है, यानी कि बेस ऑफ सपोर्ट के साथ एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पे पहले बता दूं मैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये भी होता है कि जितना आप हाइट पे जाते हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो असर है आपकी बॉडी पे वो कम होता चलता है। आपने सुना होगा शायद कि जैसे हम स्काई में जाते हैं या अंतरिक्ष में जाते हैं या हम गैलेक्सी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जहाँ भी हमारा जैसे
हम चांद पे जाते हैं तो वहाँ पे स्विंग करने लग जाते हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं स्विंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हिलने लग जाते हैं। तो क्यों हिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का असर कम होता जाता है। जितना हम डाउन रहते हैं, अर्थ के डाउनवर्ड रहते हैं, उतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी मतलब ग्रेविटी का जो असर है वो ज़्यादा होता है। और जितना जब हम हाई लेवल पे लेके जाएंगे उतना हमारा बॉडी स्विंग करने लग जाता है। अब आप समझिए कि मैंने ये कहा कि बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो बैलेंसिंग इंप्रूव हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि बेस ऑफ सपोर्ट पहले बड़ा रखिए, ठीक है, और धीरे 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 करते करते कम करिए बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। पहले ये काम करना है। फिर क्या करना है आपको कि जब बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा कर रखे हो, फर्स्ट स्टेप ये लेना है। सेकंड स्टेप में ये लेना, बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा कीजिए और वन लेग अप कर दीजिए और वन लेग डाउन कर दीजिए। तो क्या होगा कि डिसबैलेंस, जैसे हाइट पे आप जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी असर कम करेगी तो आपका बॉडी और स्विंग होगा, ग्रेविटी का असर कम हो जाएगा। तो जितना ग्रेविटी का असर कम होगा उतनी बॉडी ज़्यादा हिलेगी, और जितना ज़्यादा हिलेगी आप बैलेंस उतना ही मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो जितना आप ऊपर की तरफ अपने लैग करेंगे उतना ही ज़्यादा अब स्विंग होगा, उतना ज़्यादा स्विंग होगा और बच्चा अपने बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो समझ लीजिए कि बैलेंसिंग इंप्रूव हो रही है। इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी यूज इसी वे में करना है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या करना है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज करना है इन दोनों के साथ, कि बेस ऑफ सपोर्ट तो है बड़ा, तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करो, यहाँ पे बैक कैरी करा दो या कुछ कुछ ऐसा वेट दे दो जिससे बच्चा अपने वेट को भी मैनेज करे और बेस ऑफ सपोर्ट को भी मैनेज करे। तो धीरे धीरे क्या करना है, बेस ऑफ सपोर्ट कम करते जाइए और वेट बढ़ाते जाइए, वेट को इंक्रीज करते जाइए। तो वेट जितना इंक्रीज होगा बेस ऑफ सपोर्ट कम होगा, उतना और डिसबैलेंस होगा, जितना डिसबैलेंस होगा बच्चा उस बैलेंस को मैनेज करने की कोशिश करेगा। तो ये एक सिनारियो है, ठीक है। फिफ्थ सिनारियो क्या होगा कि आप उसका हाइट बढ़ाइए, बेस ऑफ सपोर्ट कम कर रहे हो धीरे धीरे करके और हाइट भी धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ। जैसे मैंने कहा कि लेग सपोर्ट ऊपर करके था, इसी तरीके से आप उस जो भी सरफेस है ना उसकी हाइट बढ़ाते जाइए। बेस ऑफ सपोर्ट पहले बड़ा करके रखिएगा और हाइट को धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा, और फिर बेस ऑफ सपोर्ट को कम करते जाइएगा और हाइट बढ़ाते जाइएगा। जितना ऊपर लेके जाएंगे बच्चों को उतना बच्चा डिसबैलेंस होगा। और साथ के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी यूज करो, यानी कि बच्चों को वेट भी कैरी करा दो तो और अच्छे से मैनेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेडिंग समझनी बहुत जरूरी है, यहाँ पे ग्रेडिंग समझनी बहुत जरूरी है। 4 ही 5 स्टेप है बस। ग्रेडिंग क्या समझनी है कि धीरे 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 करके सारी चीज़ें कम करनी है। यानी कि बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा था तो धीरे धीरे कम करो। अगर बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा था और उसमें आपने हाइट पे रखने की कोशिश की तो धीरे धीरे करके हाइट बढ़ाओ और धीरे धीरे करके बेस ऑफ सपोर्ट भी कम करो। मेरी बातों को लिख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ पाए आपको। नेक्स्ट है कि जब आपने वेट भी कैरी किया, बेस ऑफ सपोर्ट को भी कम किया और हाइट पे भी ले गए तो बच्चा अपने बॉडी को और अच्छे से बैलेंस कर रहा है। यानी कि बच्चा समझ रहा है कि मैं अपनी बॉडी को हिल रहा है या मेरी बॉडी डिसबैलेंस हो रही है तो उसको कैसे मैनेज करूँ। और जितना ज़्यादा मैनेज करेगा बच्चे का अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ना एक्टिविटी इंगेज करो, एक्टिविटी को भी इंगेज करो। जैसे कोई भी काम करवा रहे हो ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा कर रखे हो और आप वेट भी कैरी करोगे तो बच्चा डिसबैलेंस होगा। तो कोशिश करो कि यहाँ से सामान ट्रांजिशन का यूज करते हो। जैसे यहाँ से सामान यहाँ रखवाओ, साइड रखवाओ, कभी पीछे रखवाओ, कभी आगे रखवाओ, कभी इन फ्रंट ऑफ रखवाओ, कभी बैक में रखवाओ, कभी साइड में रखवाओ, कभी ऊपर रखवाओ, कभी साइड में रखवाओ ऊपर। तो ऐसे करके आप एक्टिविटी इंगेज करेंगे ना कि कुछ सामान उठा के नीचे से ऊपर रखो, साइड में रखो, डायगनली रखो, फॉरवर्ड रखो, बैकवर्ड रखो, साइडवर्ड रखो। डिफरेंट तरीके से जब बच्चा ट्रांजिशन करता है ना अपनी बॉडी को मैनेज करते हुए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज करते हुए या वेट को मैनेज करते हुए और बेस ऑफ सपोर्ट को धीरे धीरे कम करते चलो, हाइट को ऊपर लेके चलो धीरे धीरे करके, वेट भी धीरे धीरे करके बढ़ाना है। ग्रेडिंग भी वेट की धीरे धीरे होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके बच्चा समझता है कि मुझे बैलेंसिंग को कैसे कंट्रोल करना है, बैलेंस कैसे करना है। हम क्या करते हैं ना, हम बस एक हाइट पे खड़ा कर देते हैं, वेस्टिबुलर पे झूले पे लटका देते हैं बच्चे को, झूले पे खड़ा कर देते हैं और सोचते हैं कि बच्चा बैलेंसिंग इंप्रूव करेगा। या हम डिसबैलेंस वाला सरफेस वाला यूज करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बैलेंस को इंप्रूव करेगा। नहीं, ऐसे नहीं करता। आपको ना स्ट्रक्चर्ड वे में समझना होता है कि आपका बच्चा बैलेंस कैसे इंप्रूव करेगा। तो मैंने बहुत सारे स्टेप बताए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको क्या करना है, बेस ऑफ सपोर्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है वेट का, आपको ध्यान रखना है हाइट का कि हाइट पे धीरे धीरे लेके जाना है बच्चों को, वेट धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए चलना है, ठीक है। और बेस ऑफ सपोर्ट धीरे धीरे ज़्यादा से पहले बड़ा होना चाहिए, बेस ऑफ सपोर्ट धीरे धीरे करके बेस ऑफ सपोर्ट कम करना है। बेस ऑफ सपोर्ट का मतलब सरफेस का एरिया, जहाँ पे बच्चा खड़ा होगा ना उसका एरिया धीरे धीरे करके कम करते चलना है, ठीक है। हाइट हो गया हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है
ठीक है, इस लेवल को समझना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब जब हम ये समझ रहे हैं कि बच्चे का वेट कैरी करा रहे हो और ये वेट ये इंक्रीज कर रहे हो धीरे धीरे करके, तो साथ के साथ ट्रांजिशन का भी यूज करो। साथ के साथ ट्रांजिशन यानी एक समान ये सब चीज़ें कराते रहो, और साथ के साथ एक सामान यहाँ से उठा के यहाँ रखो, एक सामान यहाँ से उठा के पीछे रखो, एक सामान उठा के डायगनली ऊपर रखो, फिर इधर रखो साइड में। तो जब ट्रांजिशन कराएंगे तो भी इंप्रूवमेंट आएगा। और डिसबैलेंस सरफेस क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। डिसबैलेंस सरफेस का मतलब जैसे बेस ऑफ सपोर्ट की बात कर रहा था मैं, तो बेस ऑफ सपोर्ट का जो तरीका है ना, जो कि प्लेन नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको हर्डल्स के साथ यूज कर सकते हो, या कभी कभी क्या करो आप कि इसके नीचे कुछ रख दो ताकि बच्चा एक पे कंट्रोल करे, फिर गिरने की थोड़ा वो रहे कि हाँ गिर सकता है बच्चा, तो फिर क्या करो वो बच्चा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो डिसबैलेंस सरफेस पे जब आप रखेंगे बच्चे को, बेस ऑफ सपोर्ट धीरे धीरे कम करते चलेंगे उसका, डिसबैलेंस सरफेस का भी पहले बड़ा डिसबैलेंस सरफेस रखिए, फिर धीरे धीरे कम करते चलिए, और जैसे ही ये कम करेंगे बच्चा और डिसबैलेंस होगा और अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है बच्चे को बैलेंस को इंप्रूव करने का। और ये अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि बच्चा बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा, चाहे किसी भी कंडीशन का बच्चा हो। और हमारा बच्चा बहुत अच्छे से अपने बॉडी को मैनेज करेगा और मोटर कंट्रोल करेगा, और आपको लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा अपने मूवमेंट को समझ रहा है। और हाइपर एक्टिविटी भी इसी तरीके से कंट्रोल होती है कई बार, क्योंकि बच्चा अपने मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो भागता तो भागता चला जाता है। उसको ये एनवायरनमेंट में नहीं समझ में आता कि इस एनवायरनमेंट में कहाँ मुझे जाके रुकना है। तो बच्चे को जब ये सब कराएंगे ना, तो बच्चा अपने बॉडी को कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल करेगा, जितना कंट्रोल करेगा उतना समझ लीजिए बच्चा अच्छा हो रहा है। और कोशिश कीजिए, और में अगर और बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो बच्चे को डिफरेंट तरीके से, जैसे बैठा के सिटिंग में पोजीशन में करो, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में करो, ठीक है, बैंडिंग पोजीशन में करो, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में करो, यानी लेटा हुआ है बच्चा तो उस पोजीशन में करो, प्रोन पोजीशन में करो, उल्टा लेटा कर बच्चे को उस पोजीशन में करो, ठीक है। तो डिफरेंट पोजीशन होता है, ठीक है, साइड लाइन पोजीशन में बैलेंसिंग करने की कोशिश करवाओ। तो ये सारे पोजीशन को यूज करते हुए अगर करोगे तब तो बच्चा और अच्छे लेवल पे चला गया। लेकिन ये सारे स्टेप है, ये सारे लेवल है जिसके ऊपर हमें काम करते चलना है और बच्चे की बैलेंसिंग इंप्रूव करना है। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे काम कीजिए, और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशनल वीडियो को समझिए और अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा बहुत आगे तक जाए। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।